हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। आज हम बेजुबान इश्क का 22वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में आप सब ने अभी तक देखा है कि अंजलि चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। तभी हॉस्पिटल में अंजलि से दीपक मिलने आता है। तभी दीपक उससे उसके तबीयत के बारे में पूछताछ करता होता है। तभी वहाँ शूद्र पहुँच जाता है। अब आगे अंजलि इस वक्त शूद्र को देख रही थी, जो गुस्से भरी निगाहों से दीपक को घूर रहा था। शूद्र को आज काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसे तो उस पर तब से ही गुस्सा आ रहा था जब राघव ने उससे दीपक और अंजलि की तस्वीर भेजी थी, जब वो लोग रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। हालांकि शूद्र कभी भी इस तरह पब्लिक में नहीं आता था, लेकिन उसे वहां पर देखकर आसपास के सभी लोग हैरान हो चुके थे। शूद्र अपने चेहरे पर अपने गुस्से को बरकरार रखे कमरे में अंदर आ गया और अंजलि के पास आकर खड़ा हो गया। आप यहाँ पर क्यों आए? अंजलि ने शूद्र को देखकर सवालिया निगाहों से पूछा। अंजलि असल में घबरा गई थी कि कहीं शूद्र दीपक के साथ लड़ाई ना कर ले। शूद्र को देखते ही उसके मुंह से जो सवाल आया उसने पूछ दिया। इधर शूद्र के दिमाग में अंजलि के ऐसा कहने से कई सवाल उठ रहे थे। अंजलि के रिएक्शन के हिसाब से क्या वो गलत टाइम पर यहाँ आ गया? क्या उसने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया था? शूद्र उसके ऐसे कहने से काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिख रहा था। क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा आप आंटी के साथ बैठे होंगे। वो रूम में अकेली थी ना, बस इसलिए। इनसे मिलिए, ये मेरे सीनियर हैं, दीपक आहूजी। ये मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। अंजलि ने दीपक की तरफ देखते हुए शूद्र से कहा। वो उसका इंट्रोडक्शन शूद्र से करवा रही थी। सर, ये शूद्र है, शूद्र सूर्यवंशी, मेरा दोस्त। अंजलि ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ शूद्र का इंट्रोडक्शन दीपक से कराया। दोस्त? इसने मुझे अपना दोस्त बना दिया। शूद्र ने अंजलि की तरफ हैरानी से देखते हुए मन में सोचा। हेलो मिस्टर सूर्यवंशी, दीपक ने अपना हाथ शूद्र की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वैसे तो शूद्र यूँ किसी के साथ हाथ नहीं मिलाता था, लेकिन उसने दीपक के साथ हाथ मिलाया। उसने दीपक का हाथ इतने कस के पकड़ रखा था मानो उस पर गुस्सा निकाल रहा हो। उनकी आंखें इस वक्त दीपक को घूर रही थी, मानो बोल रही हों कि तुमने मेरी अंजलि को छुआ तो कैसे? अंजलि ने जल्दी से शूद्र का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या कर रहा था। अंजलि के छूते ही शूद्र ने दीपक का हाथ छोड़ दिया। वैसे हमें यहाँ पर कितनी देर इंतज़ार करना होगा? मेरा मतलब तुम्हारी रिपोर्ट्स कब तक आ जाएगी? शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए शांति से पूछा। लगभग आधा घंटा लग जाएगा, अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए जवाब दिया। शूद्र ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। अंजलि इस वक्त चेयर पर बैठी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल रोने जैसे हो गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसके एक तरफ शूद्र खड़ा था और दूसरी तरफ दीपक। सर, मैं ठीक हूँ। आपको मुंबई के लिए निकलना होगा ना? आप जाइए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अंजलि ने उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए कहा। क्योंकि इसको कॉल करने की क्या ज़रूरत है, और ये यहाँ पर ही क्यों? शूद्र ने दीपक को घूरते हुए मन में कहा। नो, इट्स ओके, मैं अपनी फ़्लाइट कल की अरेंज करवा लूँगा। वैसे तुमने वो पेपर्स पढ़े थे जो मैंने तुम्हें कल दिए थे? अगर तुम्हें कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें समझा दूँगा। दीपक ने एक मुस्कुराहट के साथ अंजलि से कहा। अंजलि ने भी एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया। वही शूद्र का गुस्सा उन दोनों को देखकर बढ़ता ही जा रहा था। शूद्र को अंजलि का किसी और लड़के के साथ बात करना रास नहीं आ रहा था।
अब तो शूद्र को भी दीपक को देखकर ये समझ आ गया था कि वो अंजलि को पसंद करता था। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी डार्लिंग की इतनी मदद की, शूद्र ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र ने ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया था ताकि दीपक उन दोनों के बीच के रिश्ते को समझ सके और अपने कदम चुपचाप पीछे हटा ले। डार्लिंग, दीपक ने आंखें छोटी करते हुए कहा। इससे पहले कि उन तीनों में से कोई कुछ भी कह पाता, एक नर्स ने अंजलि को बुला लिया। उसके ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए थे, इसलिए उसे अंदर डॉक्टर के ऑफिस में बुलाया गया था। अंजलि उन दोनों के बीच से उठकर चुपचाप चली गई। अब सिर्फ वो दोनों ही वहाँ पे खड़े थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। मिस्टर सूर्यवंशी, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? क्या रिश्ता है आपका अंजलि के साथ? दीपक ने शूद्र की तरफ देखते हुए थोड़े रूखे तरीके से पूछा। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए कहा। शूद्र की ये मुस्कुराहट तो खतरे की आगाज थी। उसके लिए तो मैं किसी भी इंसान से सवाल कर लूं, दीपक ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा। शूद्र के सामने तक खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी और दीपक उससे सवाल कर रहा था, वो भी इस तरह इतनी रूडली। ये शूद्र को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। तो तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? शूद्र ने अपनी एक आईब्रो उठाकर दीपक से पूछा। मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। और दूसरी बात मिस्टर सूर्यवंशी, वो कोई चीज़ नहीं है जिस पर आप अपना हक जमा रहे हैं। उसे पूरा हक है वो अपने फैसले लेने का। वो खुद उस इंसान को चुन सकती है जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है, दीपक ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मानता हूँ उसे हक है अपना जीवन साथी चुनने का, पर तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें चुनेगी? शूद्र ने दीपक से पूछा। क्योंकि मैं उसे वो दे सकता हूँ जो आप उसे नहीं दे सकते, इज्जत भरी जिंदगी, अपना नाम और पीएचडी की सीट, दीपक ने शूद्र की तरफ देखते हुए हिम्मत से कहा। ऐसा नहीं था कि दीपक शूद्र से डर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो अंजलि के प्यार के लिए हिम्मत करते हुए शूद्र की हर बात का उल्टा जवाब दे रहा था। ये सच था कि शूद्र ने दुनिया के सामने खन्ना परिवार की फैमिली पार्टी में अंजलि की मदद की थी और टेंडर की डील की मीटिंग में भी अंजलि को अपने साथ लेकर गया था, लेकिन कभी भी उसने अंजलि को बाहर वालों से अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, ना कभी कहा था कि वो अंजलि को डेट कर रहा था। हर किसी को यही लगता था कि उन दोनों का रिश्ता सिर्फ बेड तक कायम है। अंजलि शूद्र को खुश करती थी तो शूद्र उसकी खुशी के लिए ये सब करता था। यही तो अंजलि से कई और लोगों ने भी कहा था कि जिस दिन शूद्र का मन अंजलि से भर गया, उस दिन वो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। मिस्टर सूर्यवंशी, अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो प्लीज़ उसे जाने दीजिए, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, दीपक ने शूद्र की तरफ देखते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। और तुम्हें किसने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता? शूद्र ने भी खुद को शांत करते हुए दीपक से पूछा। ठीक है, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। आप मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। मुझे लगता है कि अंजलि आपके साथ खुश रहेगी, लेकिन अगर उसे ज़रा भी परेशानी हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, दीपक शूद्र की तरफ देखते हुए थोड़ा इमोशनल होकर बोला। इससे पहले कि शूद्र कोई जवाब दे पाता, अंजलि उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। उन दोनों के चेहरे देखकर उसे समझ आ रहा था कि वो लोग कुछ बात कर रहे थे, और अगले ही पल उसका शक यकीन में बदल गया जब दीपक ने अचानक से जाने की बात की। मैं चलता हूँ अंजलि, मुझे एक ज़रूरी काम है, फिर मिलेंगे, दीपक ने एक स्माइल के साथ अंजलि से कहा और जल्दी से वहाँ से निकल गया।
दीपक के चेहरे की वो स्माइल अंजलि को रियल नहीं लगी। वो जानती थी कि दीपक फोर्सफुली स्माइल कर रहा था। उसे दीपक के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि ये ज़रूरी था क्योंकि वो कभी भी उसकी नहीं हो सकती थी। अंजलि दीपक को जाता हुआ देख रही थी, जिस पर शूद्र को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। और कोई टेस्ट बचा है तुम्हारा? शूद्र ने अंजलि को देखते हुए पूछा। जी, उसके लिए हमें ऊपर वाले फ्लोर पर जाना पड़ेगा, अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। और डॉक्टर ने अभी क्या कहा तुमसे? सब ठीक है ना? शूद्र ने अंजलि की रिपोर्ट्स की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, सब नॉर्मल है, अंजलि शूद्र की बात का जवाब देते हुए बोली। फिर वो दोनों अंजलि के अगले टेस्ट के लिए ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ गए। जब वो लोग लिफ्ट के पास पहुँचे तो लिफ्ट पहले से ही फुल हो चुकी थी, तो उसने उनके पास सीढ़ियों से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शूद्र अंजलि का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से लेकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों सीढ़ियों के बीचों बीच पहुँचे तो शूद्र ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अंजलि शूद्र के उसे अचानक से किस करने पर हैरान हो गई थी। अंजलि का टेंशन हो रही थी कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन सीढ़ियों का इस्तेमाल काफ़ी कम लोग करते थे और मैक्सिमम लोग लिफ्ट से ही आना जाना पसंद करते थे, इसलिए इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। शूद्र अंजलि को काफ़ी रफली किस कर रहा था। इस किस में शूद्र के इमोशंस नज़र आ रहे थे। उसने इस किस में अपनी नाराज़गी, गुस्सा और प्यार सब डाला हुआ था। शूद्र की नाराज़गी इसलिए थी क्योंकि अंजलि ने उसे बस एक दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस कराया था और वो अब अंजलि को किस करके अपनी जगह बता रहा था। शूद्र ने अंजलि को किस करते वक्त उसके होठों को काट भी लिया था, जिस वजह से अंजलि के मुंह से एक आह निकल गई थी। अंजलि की आवाज़ सुनकर शूद्र ने फिर उसे सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया था। वो कभी भी अंजलि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी उन लोगों को किसी के फुट स्टेप सुनाई दिए। अंजलि जल्दी से शूद्र के सीने से लग गई। शूद्र को अंजलि की इस हरकत पर हंसी आ गई। उसने कस के अंजलि को अपने सीने से लगा लिया और किसी को भी उसे देखने नहीं दिया। जब उनके पास से गुजरते लोग वहां से चले गए तो अंजलि ने अपना सर उठाकर शूद्र की तरफ देखा। तुम किस बात से इतना घबरा रही हो? शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा। मैं कहाँ किसी बात से घबरा रही हूँ, अंजलि ने अपनी नज़रें चुराते हुए शूद्र से कहा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें कोई दूसरा देखे। शूद्र ने अंजलि की चिन से उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपनी नाक उसके नाक से सहलाते हुए कहा। अंजलि को तो लग रहा था कि शूद्र शायद नशे में था, लेकिन ऐसा नहीं था। शूद्र अपने दिल से अंजलि से ये बातें कह रहा था। अंजलि अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि शूद्र के दिल में उसकी क्या जगह थी, उसके ज़िंदगी में वो क्या अहमियत रखती थी, क्योंकि शूद्र ने तो कभी उसे बताया ही नहीं कि वो उससे प्यार करता था। अंजलि के दिमाग में अभी यही बातें थी कि शायद एक दिन शूद्र उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। ये बस कुछ ही देर का अफेक्शन था, या कह सकते थे कि हमदर्दी। तुमने मुझे अपने सीनियर से अपना दोस्त बोलकर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा। उसकी निगाहों में कुछ नाराज़गी भी नज़र आ रही थी। अंजलि अचानक से उसके इस सवाल से थोड़ा हैरान थी। फिर उसने इधर उधर देखते हुए मायूसी भरी आवाज़ में कहा, तो आप ही बताइए, मैं और क्या कहती। अंजलि नहीं जानती थी कि शूद्र के दिमाग में क्या चल रहा था,
पर कहीं ना कहीं वो ये सवाल खुद भी शूद्र से पूछना चाहती थी कि आखिर उसका और शूद्र का रिश्ता क्या था। शूद्र ने कभी उसे समाज के सामने अपनी गर्लफ्रेंड कहकर नहीं पुकारा। उस वक्त भी सिर्फ शूद्र ने अंजलि से इतना ही पूछा था कि क्या अंजलि उसे पसंद करती है, लेकिन उसने अपने दिल का हाल अंजलि को नहीं बताया कि वो भी उसे पसंद करता था या नहीं। ये क्या बात हुई भला? क्या तुमने कभी ऐसी दोस्ती देखी है जिसमें दो दोस्त फिजिकली होते हैं? शूद्र ने अंजलि की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। शूद्र तो अंजलि को ये समझाना चाहता था कि वो उसे बस अपना एक दोस्त नहीं समझता। उनका रिश्ता दोस्ती से काफ़ी ऊपर था, लेकिन अंजलि कहाँ समझने वाली थी। उसके दिमाग में तो ये ख्याल ही नहीं था कि शूद्र भी उसे हमेशा के लिए अपने दिल में बसा सकता था। हाँ, हम दोनों को ही देख लीजिए ना आप शूद्र जी, दोस्त ना बोलकर आप ही कहिए क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाती मैं आपको। हमारा रिश्ता क्या अलग है कुछ? हम भी तो एक दूसरे के ऐसे ही दोस्त हैं जो एक दूसरे की फिजिकली नीड्स पूरी कर रहे हैं, क्यों है ना? अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र अंजलि का जवाब सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि उससे पूछ रही थी या उसे बता रही थी कि उन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शूद्र के दिमाग में अब काफ़ी सवाल थे कि क्या अंजलि उसे पसंद करती है, क्या शूद्र अंजलि के लिए सिर्फ एक दोस्त की तरह है जो एक दूसरे की फिजिकली नीड्स भी पूरा करते थे। शूद्र की इस चुप्पी को अंजलि ने अपना जवाब समझ लिया, क्योंकि दोनों के बीच इस रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता नहीं था। अंजलि शूद्र की बाहों से निकलकर वहां से चली गई। दोनों के बीच इस वक्त गलतफहमी की एक दीवार आ चुकी थी। अंजलि को जाते देख शूद्र भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो दोनों इस वक्त अपने रूम में आ गए। अंजलि ने अंदर जाकर देखा तो मोहित भी वही बैठा हुआ था। अंजलि और शूद्र का चेहरा देखकर मोहित को कुछ अजीब सा लग रहा था। आ गए तुम लोग? अंजलि बेटा, तुम्हारे टेस्ट कैसे रहे? सब नॉर्मल आया ना? शूद्र की माँ ने एक स्माइल के साथ अंजलि से पूछा। जी आंटी, सब नॉर्मल है, बस डॉक्टर ने कमजोरी बताई है, अंजलि ने एक स्माइल के साथ कहा और काउच पर शूद्र की माँ के साथ आकर बैठ गई। फिर तो ठीक है, चलो अब तुम्हारे टेस्ट भी हो गए हैं तो बैठकर खाना खा लो, तुम्हें दवाइयाँ भी तो लेनी होगी ना? शूद्र की माँ ने अंजलि की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। जी आंटी, अंजलि ने भी बड़ी स्माइल करते हुए जवाब दिया। शूद्र बेटा, तुम भी आकर खाना खा लो, शूद्र की मोम ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। भले ही शूद्र के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन तुलसी जी भी शूद्र की माँ थी, जो अपने बेटे का चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि वो दुखी था। लेकिन उन दोनों के रिश्ते इतने अच्छे भी नहीं थे कि वो शूद्र से पूछती और शूद्र उन्हें बता देता कि आखिर वो क्यों दुखी था। ठीक है, मत खाओ, लेकिन ऐसा कद्दू जैसा मुंह में लेकर भी यहाँ मत बैठो, बाकी लोगों का मन भी खाना खाने का नहीं करेगा, जाओ यहाँ से, शूद्र की माँ ने शूद्र को छेड़ते हुए कहा। अंजलि हैरानी से शूद्र की माँ की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने आज तक किसी को इस तरह शूद्र से बात करते हुए नहीं देखा था। वही शूद्र चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये दोनों ऐसे ही रहते हैं, इसकी आदत डाल लो, मोहित ने अंजलि के कान में फुसफुसाते हुए कहा। तभी शूद्र का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो राघव का फ़ोन आ रहा था। राघव की बात सुनते ही शूद्र की मुट्ठियां कस गई थीं। वो अंजलि की तरफ देख रहा था। शायद उसे अंजलि के गुनाहगारों के बारे में पता चल गया था। शूद्र फ़ोन पर बात करके अंजलि की तरफ देख रहा था।
और उसके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था। शूद्र को ऐसे देख अंजलि ने कुछ देर के लिए तो खाना बंद कर दिया था। वो चुपचाप शूद्र की ओर देख रही थी, जो फ़ोन पर बात कर रहा था। सर, आप सही थे। माया ने ही अंजलि का किडनैप कराया था। वो तो इंडिया छोड़ के भाग रही थी, लेकिन टाइम रहते पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। राघव ने शूद्र को अंजलि की गुनाहगार की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा। शूद्र ने बात करके जैसे ही फ़ोन रखा, उसकी माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम अब जाओ यहाँ से। अंजलि को घूरना बंद करो। तुम्हें खुद तो खाना नहीं, बाकियों को भी नहीं खाने दे रहे हो। इस बार शूद्र ने अपनी माँ की बात नहीं टाली और चुपचाप खड़ा होकर कमरे से बाहर चला गया। शूद्र के जाने के बाद शूद्र की माँ ने शूद्र के बड़े भाई मोहित की तरफ देखा और उसे उसके पीछे जाने का इशारा किया। चाहे शूद्र और उसकी माँ के बीच कितनी भी दूरियां थी, लेकिन एक माँ तो माँ होती है। आखिर वो अपने बेटे को ऐसे मुरझुराए हुए चेहरे के साथ कैसे छोड़ सकती थी। मोहित भी अपनी माँ की बात सुनकर शूद्र के पीछे चला गया। कहाँ जा रहा है तू? रुक, मोहित ने शूद्र को रोकते हुए कहा। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब हो रहा है, इसलिए ड्रिंक करने जा रहा हूँ। शूद्र ने अपने माथे पर अपनी उंगली रगड़ते हुए कहा। सुबह सुबह ही ड्रिंक करनी है तुझे? मोहित ने शूद्र की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा। शूद्र ने मोहित की तरफ घूर कर देखा, जिस वजह से मोहित को समझ आ गया कि शूद्र सच में इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। मोहित शूद्र के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ था। मैं तेरे साथ जाऊंगा, मेरे साथ चल, मोहित ने शूद्र के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। शूद्र ने मोहित को मना नहीं किया। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और इस वक्त उसे भी किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर करने की ज़रूरत थी। मोहित शूद्र को शराब पिलाने की जगह एक नदी के किनारे ले गया। वो जानता था कि शूद्र को बस कुछ देर शांति की ज़रूरत थी। वो दोनों इस वक्त नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। इस वक्त दोपहर का टाइम था और सूरज सर पर चमक रहा था। नदी के किनारे गर्म हवाएं चल रही थी। दोनों भाई काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। मोहित बस उसके साथ रहना चाहता था और वो शूद्र को अपने आप संभलने का समय भी दे रहा था। शूद्र इस वक्त स्मोक कर रहा था और अपने दिमाग से हजारों सवाल लिए बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे अब गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था, बस थोड़ी परेशानी सी झलक रही थी। क्या बात है शूद्र, कल रात तक तो सब ठीक था, पर आज जब तुम लोग मुझे मिले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। सब ठीक है, ये सिर्फ मेरा वहम है। मोहित ने फाइनली शूद्र के कंधे को सहलाते हुए उससे पूछा। भाई, उसने एक दूसरे आदमी के सामने मुझे एक अपना दोस्त बताया। क्या उसके लिए मैं बस एक नॉर्मल फ्रेंड हूँ? मतलब भाई, 1 महीने में मुझे जैसा हार्टलेस इंसान भी प्यार करने लगा, लेकिन क्या उस लड़की के अंदर मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं आई? शूद्र ने सिगरेट का एक कस लेते हुए इरिटेशन के साथ मोहित को बताया। शूद्र, जितना मैं अंजलि को समझा है, वो एक समझदार लड़की है, जिस वजह से काफ़ी लड़के उसे पसंद भी करते होंगे। अब तू तो जानता ही है, तूने उसके साथ पब्लिक अपने रिलेशन नहीं किया है। लोगों को ये तो यही लगता होगा कि वो सिंगल है, इसलिए वो उसे पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाई, तू क्या कर रहा है? तूने तो उसे ये तक नहीं बताया कि तू उससे प्यार करता है। तो खुद ही बता, वो तेरे साथ लोगों के सामने और क्या रिश्ता बताएगी? तू खुद भी तो सोच यार, आखिर उस लड़की की क्या गलती है? उसने अपने नज़रिए से ठीक ही किया है। एट लास्ट उसने तुझे अपना दोस्त तो बताया। तूने तो कभी 2 लोगों के सामने उसे दोस्त कहकर भी नहीं बुलाया होगा।
मोहित ने शूद्र को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मोहित की कोशिश कुछ हद तक काम भी आई थी। शूद्र ने एक गहरी सांस भरते हुए सिगरेट को नीचे फेंक कर अपने पैरों तले कुचल दिया। उसे मोहित की बातें सही लग रही थी। अब उसे अंजलि की वो बातें कुछ हद तक समझ आने लगी थी, लेकिन ये बात अभी भी उसे नहीं पता था कि क्या वो उसे पसंद करती थी। हालांकि अंजलि ने उससे कहा था कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन प्यार करती है या नहीं ये शूद्र नहीं जानता था। वैसे तो क्या जलस हो रहा है कि अंजलि किसी और लड़के के साथ थी? मोहित ने शूद्र को छेड़ते हुए कहा। नहीं, मैं भला जलस क्यों फील करूँगा? शूद्र ने अपना मुंह बनाते हुए मोहित की तरफ फेरते हुए कहा। शूद्र का दिल इस वक्त जल भुनकर राख बन गया था, लेकिन अपनी जिद के चलते वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो कितना ज़्यादा इंश्योर फील कर रहा था। उसका दिल कितना ज़्यादा जल रहा था। अब अंजलि किसी और लड़के की तरफ देख रही थी। शूद्र के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मोहित को हंसी आ गई। उसने अपने हाथ के लिए पत्थर को नदी में फेंकते हुए कहा, हे भगवान, आज मेरा भाई जो कि देवदास बन के यहाँ बैठा हुआ है, इसकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। इस रांझे को भी इसकी हीर मिल जाए। ये प्यार नहीं आसान, इसलिए मैं प्यार की इन राहों से कुछ दूर ही रहता हूँ। भाई, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शूद्र ने एक स्माइल के साथ मोहित की तरफ देखते हुए कहा। मोहित की बातें सुनकर शूद्र के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई थी। तो और किसमें हिम्मत है जो मोहित सूर्यवंशी के भाई सूर्यवंशी का मजाक उड़ा सके? ये सिर्फ मेरा है, मोहित ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा और फिर दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। शूद्र भले ही बाहर से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह था, जिसके फटने का खौफ हर किसी के दिल में बसा रहता था, लेकिन उसका दिल एकदम फूल की तरह नाजुक था। शूद्र के अंदर कोई फिल्टर नहीं थे। वो कभी भी दिखावा नहीं करता था। वो जिन्हें पसंद करता था उसके लिए अच्छा था, और जिनको वो पसंद नहीं करता था उसके लिए वो बहुत बुरा था। लेकिन कभी भी उसने अच्छा होने का नाटक नहीं किया। शूद्र, अब तो माँ भी मान गई है। मैं बस तुझे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अंजलि काफ़ी अच्छी लड़की है, और अब तो भी उसे पसंद करता है। तो कुछ ऐसा कर जिससे तुम दोनों के बीच सब ठीक हो सके और मुझे मेरी भाभी मिल जाए। यार, नौकरों के और माँ के हाथों का खाना खा खा कर थक चुका हूँ। अब भाभी के हाथ के खाने का भी स्वाद चखना चाहता हूँ। मोहित ने शूद्र की पीठ थपथपाते हुए कहा। शूद्र के चेहरे पे फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों भाई एक दूसरे की ताकत थे। एक दूसरे को संभालना उन्हें अच्छे से आता था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंजलि और तुलसी जी बैठे हुए थे। पुलिस वाले अंजलि का बयान ले रहे थे। अंजलि को भी खबर मिल गई थी कि माया ने ही उसके साथ वो घिनौनी हरकत की थी। कल अंजलि की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया था, और उसके आज हॉस्पिटल में ही होने की वजह से पुलिस वाले उसका बयान लेने हॉस्पिटल ही आ गए थे। अंजलि को शक था कि शायद ये माया ने ही करवाया था, पर पुलिस वालों के बताने के बाद उसका शक हकीकत में बदल गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। वो दोनों बहनें बचपन से साथ थी। भले ही उसके बीच नफरत थी, लेकिन फिर भी कोई किसी के लिए इतना बुरा कैसे सोच सकता था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो जाए। जब काफ़ी देर तक उन गुंडों ने माया को कांटेक्ट नहीं किया, तो वो समझ गई थी कि वो लोग पकड़े गए थे, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाग नहीं पाई। हमने तो मोहित सर के कहने पर माया के पीछे अपने आदमी लगा दिए थे, जिस वजह से वो एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। वो तो इंडिया से भागने की कोशिश कर रही थी।
एक पुलिस ऑफिसर ने शूद्र की मां की तरफ देखते हुए जवाब दिया। माया के खिलाफ कुछ एविडेंस से ये साबित हो गया है कि उसी ने अंजलि को किडनैप कराया था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों का ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। शूद्र की मां भी अंजलि को जानने की वजह से खन्ना परिवार के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। उन्हें भी अंजलि के लिए काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था। थैंक यू ऑफिसर, आपने इस बच्ची के किडनैपर्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पता नहीं कैसे संस्कार दिए थे उसके माता पिता ने उसे। एक लड़की होके वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। शूद्र की मां ने पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है मैम, यही हमारी ड्यूटी है। एक पुलिस ऑफिसर ने शूद्र की मां को एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आज काफ़ी गर्मी है, आप इतनी गर्मी में यहाँ इस केस के लिए आए, क्या मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स काट दूं? शूद्र की मां ने एक स्माइल के साथ पुलिस वालों से पूछा। पुलिस वालों ने बड़ी पोलाइटली मना कर दिया और वहां से जाने ही लगे थे, लेकिन तभी अंजलि ने उनसे सवाल पूछा, सर क्या आप माया जेल में ही रहेगी? उसके इस सवाल को सुनकर पुलिस ऑफिसर और शूद्र की मां अंजलि की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि माया भले ही उसकी बहन थी, लेकिन उसने अंजलि का साथ बहुत बुरा किया था। फिर भी तो माया के बारे में सोच रही थी। शूद्र की मां की नज़रों में के लिए इज्जत और सम्मान और भी बढ़ गया था। अंजलि उसे काफ़ी पसंद आ गई थी। अंजलि बेटा, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ, लेकिन उसे जेल में ही डालना होगा। ऑफिसर, आप उसे छोड़िए मत। शूद्र की मां ने पहले अंजलि और फिर पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए कड़क आवाज़ में कहा, मैडम, उसे तो चाह कर भी कोई नहीं बचा सकता। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे गुंडों को एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के पैसे दे दिए। अगर वो लोग नशे की हालत में इनकी जान ले लेते तो ये गुनाह कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं था। मर्डर्स चार्जेस लगते उस पर और पूरी ज़िंदगी वो फिर जेल में बिताती। पुलिस वालों ने शूद्र की मां की बात सुनकर जवाब दिया, अगर अंजलि माया के खिलाफ एक्शन नहीं भी लेना चाहे तो भी उसी कानून से कोई नहीं बचा सकता था। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था। कुछ ही देर में पुलिस वाले वहां से निकल गए। इसी वक्त अंजलि शूद्र की मां के साथ अकेले बैठी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे और पिछली बार जिस तरह से उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी, उस वजह से शूद्र की मां और अंजलि दोनों ही एक दूसरे की बात करने से झिझक रहे थे। अंजलि तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आखिर शूद्र की मां असलियत में कैसी है, वैसी जैसी वो उसके सामने आज बैठी है या वैसी जो उसके सामने पिछली बार पैसे ऑफर्स कर रही थी। क्या मेरे बेटे ने कुछ देर पहले तुम्हें परेशान किया? रूम से जाते वक्त तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक लग रहे थे, लेकिन जब वापस आए तो ऐसा लगा कि शायद तुम दोनों की लड़ाई हो रखी हो। बस इसलिए पूछा। शूद्र की मां ने अंजलि के हाथ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से अंजलि से पूछा। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। अंजलि ने ना में सर हिलाते हुए जवाब दिया। ये लड़का बचपन से ही काफ़ी बदमाश रहा है। बचपन में भी बिल्कुल ऐसे ही मुंह बनाए रखता था। तुमने उनका इतना ख्याल रखा, उसे कम से कम तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहिए। शूद्र की मां शूद्र के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, आंटी आप गलत सोच रही हैं। उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया। वो तो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं और कल रात अगर वो नहीं होते तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो जाता। अंजलि ने कुछ डरे हुए चेहरे के साथ जवाब दिया। उसके दिमाग में कल का ख्याल आ रहा था तो उसके रूप का कांप जा रही थी।
क्योंकि वो सभी के सभी आदमी जानवर लग रहे थे और पुलिस वालों ने जैसा कहा था, शायद कल उनकी हैवानियत के चलते अंजलि की जान चली जाती। शुद्ध अगर वहाँ पर वक्त पर नहीं पहुँचता तो शायद अंजलि आज इस दुनिया में ही नहीं होती। तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ रही हो। आखिर एक आदमी को अपनी पार्टनर की सेफ्टी का ध्यान तो रखनी ही चाहिए, शूद्र की माँ ने एक स्माइल के साथ कहा। अंजलि के पास कोई शब्द नहीं थे, वो चुपचाप बैठी हुई थी। वो जानती भी नहीं थी कि शूद्र की नज़रों में वो उसके लिए क्या मायने रखती थी। शूद्र की माँ ने अंजलि की तरफ देखा तो इस वक्त 1 बज चुका था। अंजलि बेटा, बताओ तुम लंच में क्या खाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाती हूँ। शूद्र की माँ ने बड़े प्यार से अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। आंटी जी, आप इतनी तकलीफ क्यों ले रही हैं? और वैसे भी मैंने कुछ देर पहले ही तो ब्रेकफास्ट किया था, अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अंजलि ने शूद्र की माँ की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। अंजलि को इस तरह से प्यार महसूस करवाकर शूद्र की माँ उसके साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहती थी। अंजलि को भी उनका अच्छा बिहेवियर काफ़ी सुकून दे रहा था। उनकी एज की वजह से उनकी ये परवाह अंजलि को बिल्कुल एक माँ का एहसास दिला रही थी। मैं तुम्हारे एक नहीं सुनने वाली। तुम्हारी तबीयत इस वक्त खराब है और तुम्हें वक्त पर खाना खाना ही चाहिए। तुम्हें पता है शूद्र के पापा भी अपनी इस आदत की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स में हैं। अरे यार, हर बार गलत हो जाता। एक इंसान खाने के लिए ही तो इतनी मेहनत करता है। शूद्र की माँ ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि उन्हें मना नहीं कर पाई और उसने हाँ में सर हिला दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी खुद की माँ ही उसे ऐसे खाना खाने के लिए डांट रही हो। तुलसी जी अंजलि को लेकर काफ़ी अपनापन जता रही थी। अंजलि को भी उनके साथ बिल्कुल एक माँ जैसी फीलिंग्स आ रही थी। अंजलि जब राजी हो गई तो शूद्र की माँ अंजलि के लिए लंच लेने बाहर चली गई। उनके जाने के बाद अंजलि फिर से कमरे में अकेली हो गई और उसका दिमाग फिर से शूद्र के बारे में सोचने लगा। अंजलि अपने ही ख्यालों में खोई थी कि कोई एकदम से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर भागता हुआ अंदर आया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।